हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित लेखकों में से किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिक पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? क्या पूछा गया है? सामाजिक भौतिक पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी कॉन्ट, सी टॉनीज और डी वेबर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी कॉन्ट, यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है, निम्नांकित में से उसे पहचाने। ऑप्शन है ए कूले, बी वार्ड, सी सीमेल, डी गिडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, यह करेक्ट होगा। गिडिंग्स ने चेतना यानी कॉन्शियसनेस की धारणा का विकास समाज के ऐसे भाग की अभिव्यक्ति के लिए किया जिसमें एक समूह के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि वे समान विचारों, लक्षणों तथा परिस्थितियों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी चेतना द्वारा सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा की प्रक्रियाओं का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंध निम्नांकित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं? ऑप्शन है ए संस्थाएं, बी धर्म, सी लोगों की चेतना और डी समितियां। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी लोगों की चेतना। यह जो है किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं? लोगों की चेतना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए संस्था, बी समुदाय, सी समिति और डी राज्य। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी समिति। एक ऐसे समूह को समिति कहते हैं जिसका निर्माण जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने धर्म को लोगों की अफीम समझा है? किसने धर्म को लोगों की अफीम समझा है? ऑप्शन है ए फ्रायड, बी मोस्का, सी मार्क्स और डी दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। मार्क्स कहाँ के समाजशास्त्री थे? किस देश के? जर्मन। और उन्होंने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार माना है मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है किंतु संस्कृत नहीं? क्या पूछा गया है? सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृत नहीं। ऑप्शन है ए जॉनसन, बी मैकाइबर, सी टाइनबी और डी वर्जर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मैकाइबर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तकें सुमेलित कीजिए। लेखक और पुस्तकें हैं तो ऑप्शन देखिए, मैकाइबर
किससे मिलान होगा? सोसाइटी से। मैकाबर की पुस्तक कौन सी है? सोसाइटी। और डेविस की ह्यूमन सोसाइटी, और वर्जर की इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी। और वीर स्ट्रीट द सोशल ऑर्डर। कौन सा कूट में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सो ऑप्शन डी राइट होगा। 2413 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। संस्कृत और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन है ए, संस्कृत वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है, और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। बी, संस्कृत का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। सी, संस्कृत गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। डी, हम जो हैं वही संस्कृत है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, हम जो हैं वही संस्कृत है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टायलर के अनुसार संस्कृत वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है। टायलर की महत्वपूर्ण जो है परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वह कहलाते हैं। ऑप्शन है ए, भूमिका निभाना। बी, परिस्थिति को निश्चित रूप देना। सी, विन्यास यानी स्टेटस सेट। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, जीवन यात्रा के संस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे जीवन यात्रा के संस्कार कहलाते हैं, यानी कि राइट द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा। ऑप्शन है ए, मर्टन। बी, पार्सन्स। सी, होमस। और डी, समनर। 10 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मर्टन। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी लोग हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। नेक्स्ट है, जब उच्च जात की लड़की निम्न जात के लड़के के साथ विवाह करती है तो यह व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन है ए, देवर अधिकार लेविरेट। बी, अनुलोम। सी, शाली विवाह अधिकार सोरोरेट। और डी, प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ग की स्त्री निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करे तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अनुलोम व प्रतिलोम दोनों विवाहों को वैध माना गया है। 1955 में। नेक्स्ट है, मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है और निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? क्या पूछा गया है? मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए, वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है। बी, विवाह संबंध अस्थायी नहीं है। सी, पत्नी अपने पति के घर में रहती है। डी, स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12
राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। पत्नी अपने पति के घर में रहती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए। तो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट ब्रीफाल्ट हैं। और ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक दी मदर्स में परिवार के आरंभिक स्वरूप को मातृ सत्तात्मक माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है ए मर्डॉक, बी जिमरमैन, सी दुर्खीम और डी वार्नर। क्वेश्चन नंबर 13, व्यष्टिक परिवार, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमिस्टिक। क्या कहते हैं? ATOMISTIC, एटोमिस्टिक। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी जिमरमैन, व्यष्टिक परिवार। जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, यह पुस्तक कब आई थी? 1947 में। और सबसे छोटे ऐसे परिवार को व्यष्टिक यानी एटोमिस्टिक या आणविक अथवा लघु परिवार की संज्ञा दी है, जो पति पत्नी तथा उनके अविवाहित संतानों द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में काफ़ी अंतर है। निम्नांकित में से कौन सा कारक इस अंतर को इंगित नहीं करता? कौन सा इस अंतर को इंगित नहीं करता? ऑप्शन है ए कार्यों का ज़्यादा बड़ा विशिष्टीकरण, बी आधुनिक नौकरशाही की विशालता, सी समाज के प्रभावशाली पहलू और डी आदेश अधिक्रम। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, आदेश अधिक्रम। ब्यूरोक्रेसी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विसेंट द गोर्ने द्वारा 19वीं शताब्दी में राज्य द्वारा बढ़ते हुए हस्तक्षेप को दर्शाने के लिए किया गया। और 1895 में मोस्का की पुस्तक द रूलिंग क्लास के प्रकाशन के बाद इस शब्द ने अस्थायी रूप ग्रहण किया। किसकी पुस्तक? मोस्का की पुस्तक। कौन सी? द रूलिंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है हम सीखते हैं कि हम कौन हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है हम सीखते हैं कि हम कौन हैं। ऑप्शन है ए सद्भावना के द्वारा, बी अनुकरण द्वारा और सी हमारे साथ दूसरे लोगों के अनुभव के द्वारा, डी अपने को कोई अन्य व्यक्ति होने जैसी कल्पना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, सद्भावना के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण की अवधारणा की रचना चार्ल्स कूले ने की है। और कूले ने स्व का अर्थ मैं और मुझको लगाया है। स्व का निर्धारण व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने विषय में सोचने से होता है। और कूले ने अपने सिद्धांत को आत्मदर्पण दर्शन यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो पराअहम व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ है। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो पराअहम व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भागों को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ है। ऑप्शन है ए रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण, बी वृद्धावस्था में समाजीकरण और सी समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति की समझ जीवन में घटती है और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? क्या पूछा गया है? सामाजिकरण स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए, यह अवसर प्रदान करने में सहायक करती है। बी, यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है। सी, यह समझ में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चय करने में सहायता करती है। डी, यह समझ में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। 17 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, यह समझ में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? क्या कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? ऑप्शन है ए, प्रजातिगत सिद्धांत। बी, राजनीतिक सिद्धांत। सी, पेशा संबंधी या व्यावसायिक सिद्धांत। डी, पारंपरिक सिद्धांत। 18 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, पारंपरिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है? सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है? ऑप्शन है ए, वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। बी, जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति के निम्नतम सोपान पर है उनके सापेक्ष उच्चता। यह परिस्थिति होगा। सी है, जो परिस्थिति के ज़्यादा उच्च सोपान पर है उनके सापेक्ष निम्नता। डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों पर विचार करें। संस्कृतिकरण निम्नलिखित की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण निम्नलिखित की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए, ऋतुजननी परिवर्तन आर्थोजेनेटिक। बी, आलिंगन जनित परिवर्तन हेटेराजनीतिक। क्या लिखा है? सी, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। और डी, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। यहाँ शायद होगा हेट्रोजेनेटिक, कुछ गलत है। कूट है पहला तीसरा और बी पहला चौथा और सी दूसरा तीसरा और डी दूसरा चौथा। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 सो राइट होगा ऑप्शन सी, आलिंगन जनित परिवर्तन और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ए, गेमिनशैफ्ट बंद समाज या समुदाय और गैशरशैफ्ट समिति। बी है जोए कृष्णल और वर्ड ट्रिशनल। सी है यांत्रिक और जैविक सावयवी एकता। और डी है इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृत। 21 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृत। पिटरिम सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन का एक विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किया और परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए, रेडक्लिफ ब्राउन। बी, नॉडेल। सी, लेवी स्ट्रॉस और डी, मर्डॉक। क्वेश्चन नंबर 22
राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, नॉडल ने। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत ब्रिटिश समाजशास्त्री फ्रेडरिक नॉडल ने प्रतिपादित किया। और सुनिए, नॉडल ने अपने संरचना सिद्धांत में भूमिका संबंधों के ताने बाने और उनके रचना के आधारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? क्या पूछा गया है? मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए कॉलिंस, बी कोजर, सी डेहरेनडॉर्फ और डी एंजेल्स। क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, डेहरेनडॉर्फ। रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ ने मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नलिखित में से कौन योगदान नहीं करता है? क्या पूछा गया है? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नलिखित में से कौन योगदान नहीं करता है? ऑप्शन है ए सगोत्रा व्यवस्था, सगोत्र, बी नेतृत्व, सी वंशावली और डी धार्मिक अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, नेतृत्व। ब्रिटिश मानवशास्त्री अल्फ्रेड रेजिनॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन ने माना है कि सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों का कार्य समाज की सामाजिक संरचना को बनाए रखना है, और इसका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में किया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी उपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? मेलिनोवस्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी उपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? ऑप्शन है ए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, बी सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन, सी संगठन और सत्ता का प्राधिकार को अमल में लाना, डी दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, संगठन और सत्ता का प्राधिकार को अमल में लाना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेलिनोवस्की का कहना है कि किसी भी समाज को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। कौन कौन से? जैविकी, संरचनात्मक, प्रतीकात्मक। लिख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कल कई बच्चों ने राइट आंसर दिया था, लेकिन नाम सबका याद नहीं है। शायद हर्ष, प्रियंका, अशोक और खुशबू, निशा, शायद नहीं, ठीक नहीं, कई बच्चों ने दिया था। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर ज़रूर दीजिएगा और सब लोग पहले फटाफट लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने नहीं किया है लाइक, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। कल फिर इसी टाइम मिलते हैं।